हेलो एवरीवन, दिस इज आर्डर नंबर 2, फ्रेम ऑफ सूट। फ्रेम ऑफ सूट मीन्स हमारे पास जो सिविल नेचर के मैटर्स के अंदर हमारे पास एक सूट कैसा होना चाहिए, हमारे पास सूट कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल रिलीफ्स है हमारे पास, कोई हमने रिलीफ क्लेम करना है तो फिर हमारे पास मुकम्मल रिलीफ क्लेम करना है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ रिलीफ क्लेम कर दिया और बाद में आप आ रहे हैं कि सर ये रिलीफ भी हमारा रह गया था, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आपको ऐसा करने से रोक दिया जाएगा कोर्ट के हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन से। तो आइए हम पढ़ लेते हैं। हमारे पास वैसे भी हमारे पास फ्रेम ऑफ सूट का मकसद क्या है और ये किस हमारे पास लीगल मैगज़ीम पर बेस करता है। हमारे पास दो लीगल मैगज़ीम हैं। एक तो आपने पढ़ लिया होगा, हमारे पास सेक्शन, आपने ये पढ़ा है सेक्शन हमारे पास आपने रेस जुडिकाटा और प्लस में आपने आर्डर 7 रूल 11 के डी में पढ़ा होगा कि आपने जब रिलीफ करना है क्लेम तो फिर आपने सब रिलीफ क्लेम करना है, मगर अगर कहीं भी किसी भी रूल्स और रेगुलेशंस के तहत, किसी भी प्रोविजंस के तहत अगर आपको कहीं पर रोक दिया जाए, मीन्स बार्ड बाय लॉ 7 रूल 11 क्लास डी, अगर आपको किसी भी रूल्स और रेगुलेशन के हमारे पास साथ रोक दिया जाए तो फिर वो हो गया बार्ड बाय लॉ। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमारे पास ये बेस करता है, हमारे पास एक लीगल मैगज़ीम है इंटरेस्ट रिपब्लिका एट फिनिश लिटियम। मीन्स ये हमारे पास रियासत की एक मुफाद है इस बात में कि हमारे पास जो भी सिविल नेचर के मैटर्स हैं उनको मीन्स उसको जितना जल्दी हो सके उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। आ रही बात समझ में? ये एक रियासत का इंटरेस्ट है और रियासत के अंदर हमारे पास पॉपुलेशन उसकी क्या है, एक रियासत की इंग्रेडिएंट्स में आती है। हमारे पास जो भी हमारे पास लोग हैं तो फिर ये लोगों का एक मुफाद है कि जो भी मुकदमात होते हैं उनकी भी कोई हद होनी चाहिए, उनकी भी कोई आखरत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उम्र भर चलते रहें। एक हमारे पास दूसरा भी एक लीगल मैगज़ीम है जो बेस करता है हमारे पास आर्डर 2 पर नेमो डिबेट लिस वेक्सारी प्रो अनो idem cause. It means no one should be vexed twice for the same cause of action. आ रही बात समझ में? सेम ऑफ काज ऑफ एक्शन से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल आपने कोई हमारे पास रिलीफ क्लेम करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 50,000 किसी से क्लेम करने हैं तो आप अभी जा रहे हैं 30,000 क्लेम करने, और 30,000 आपको मिल जाने के बाद फिर से आप 20,000 के क्लेम के लिए आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वो काज ऑफ एक्शन तो एक ही है, सब्जेक्ट मैटर तो एक ही है, मगर आप अलग अलग सूट लेकर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा, हमारे पास अलग अलग सूट हमारे पास नहीं होंगे। एक ही काज ऑफ एक्शन में आप आ जाएं, एक ही काज ऑफ एक्शन में आपको अगर कोई डिस्प्यूट है तो फिर आप लेकर आ जाएं। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ।
ये एग्जांपल हमारे पास रूल 1 से बनता है। रूल हम स्टडी कर लेते हैं। हमारे पास रूल 1 क्या है? फ्रेम ऑफ सूट। रूल 1 भी हमारे पास फ्रेम ऑफ सूट ऑर्डर टू रूल 1 किसकी बात करता है? फ्रेम ऑफ सूट। इसकी थोड़ी सी मैं बेरिंग कर लेता हूँ। एवरी सूट शैल एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल मीन्स हर सूट हमारे पास जो भी है जितना मुमकिन हो सके बी फ्रेम्ड सो फार एज टू अफोर्ड ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन मीन्स इतने आप ग्राउंड्स लेकर आए, जो भी आपके ग्राउंड्स बनते हैं एक मुकम्मल फैसले के लिए अपॉन द सब्जेक्ट्स इन डिस्प्यूट एंड टू प्रिवेंट फर्दर लिटिगेशन कंसर्निंग देम। जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है उससे मुतलिक और आपको मुख्तलिफ हमारे पास लिटिगेशन और इसके अलावा केस बनने से आपको मीन्स परेशान होने से आपको बचा दे। आ रही बात समझ में? कोई फर्दर लिटिगेशन ना हो। कैसे? हमारे पास एक एग्जांपल है। हमारे पास अगर मान ले ये एक हमारे पास x है और ये y है। y ने x को कितने दिए थे? 30,000 रुपये दिए थे। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये हमारे पास कोर्ट है। अब हमारे पास कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो कितनी है? 20,000 रुपये। ठीक है, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है 20,000 रुपये। 20,000 से ज़्यादा जुरिस्डिक्शन नहीं है। ये एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमारे पास कोर्ट एक्स क्या करता है? कोर्ट में जाता है बी के अगेंस्ट। ओ हमारे पास वाई जाता है एक्स के अगेंस्ट। ठीक है, वाई किसके अगेंस्ट में जाता है? एक्स के अगेंस्ट। कितने क्लेम करने के लिए? 30,000 क्लेम करने हैं। मगर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही हमारे पास 20,000 है। उससे हायर कोर्ट की ज़्यादा जुरिस्डिक्शन होगी। मगर हमारे पास वाई कह रहे हैं कि मैंने तो इसी कोर्ट में करना है और फिलहाल मैंने जितनी जुरिस्डिक्शन बनती है इतना ही क्लेम करना है, बाकी मैं बाद में क्लेम कर लूँगा। क्या किया इसने जुरिस्डिक्शन 20 थी तो इन्होंने क्या किया? एक्स से हमारे पास 20,000 ही क्लेम किया। कितना क्लेम किया? 20,000 क्लेम किया। अब 20,000 इनको मिल गया, डिसीजन हो गया। उसके बाद हमारे पास वाई क्या कर रहे हैं? वाई उसके बाद फिर आ रहे हैं कितना क्लेम लेकर? 10,000 जो रिमेनिंग था उसका क्लेम लेकर उसी कोर्ट के अंदर। तो फिर हमारे पास कोर्ट क्या करेगी? ऐसा फ्रेश सूट फाइल करने से इनको रोक देगी। आधी बात समझ में? यहाँ तक अगर बात क्लियर है तो फिर इसके आगे हम चलें। समझ आ रही है? ठीक है, मीन्स आपने जो भी रिलीफ क्लेम करना है आपने मुकम्मल रिलीफ क्लेम करना है। उसके बाद हमारे पास है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हमारे पास बात करता है सूट टू इंक्लूड होल क्लेम। थोड़ी सी इसकी बेरीडिंग कर ले। एवरी सूट शल इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम which the plaintiff is entitled to make in respect of the cause of action, but a plaintiff may relinquish any portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of any court। अभी मैंने एग्जांपल दिया वही हमारे पास x और y का यही यहाँ पर लगता है कि हमारे पास y ने x को 30,000 रुपये दिए थे जो कि इसको x वापस नहीं कर रहा। y ने हमारे पास कोर्ट में जाना है 30,000 क्लेम करने, मगर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो 20,000 ही है। तो फिर हमारे पास y क्या करता है? फिलहाल 20,000 उस कोर्ट से क्लेम करता है। ठीक है, और बाकी 10,000 रिलायंस कुछ करता है। मीन्स वो अपने हिसाब से तो छोड़ रहा है कि बाद में मैं क्लेम करूँगा, मगर उसने क्या किया? रिलायंस कुछ किया।
मीन्स अपना जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ काज ऑफ एक्शन था हमारे पास क्लेम थे वो उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, वो उन्होंने यही समझा कि बाद में कर लूँगा, मगर जब बाद में ये जाते हैं क्लेम करने के लिए, कितने के लिए, हमारे पास 10,000 जो इसके रिमेनिंग थे उसके लिए, तो फिर क्या होगा, कोर्ट क्या करेगी, नहीं ऐसा नहीं है, यू आर बार्ड बाय लॉ अंडर सेक्शन 7 रूल 11 हमारे पास है क्लास नंबर डी के अंदर आपको रोक रहे हैं, क्योंकि आपने अगर कुछ क्लेम लेकर आना था तो फिर आप उसी वक्त ही लेकर आ जाते। आ रही बात समझ में। उसके बाद है हमारे पास relinquishment of part of claim where a plaintiff omits to sue in respect of or intentionally relinquishes any portion of his claim, he shall not afterward sue in respect of the portion of omitted relinquished। आ रही बात समझ में। ये हमारे पास आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है कि अगर आप किसी किस्म का कोई रिलायंस कर रहे हैं, अगर कोई पार्ट ऑफ क्लेम का छोड़ रहे हैं जो आपका अभी राइट बनता है और अभी आप उस क्लेम को इसका सूट का हिस्सा नहीं बना रहे, तो फिर बाद में भी आप इसका हिस्सा नहीं बना सकते। उसके बाद ओमिशन टू स्यू फॉर वन ऑफ सेवरल रिलीफ्स, अ पर्सन entitled to more than one relief in respect of same cause of action may sue for all or any of such reliefs, but if he omits except with the leave of the court to sue for all such reliefs, he shall not afterward sue for any relief so omitted। अगर कोई भी ऐसा हमारे पास कोई प्लेंटिफ है जिसके सेवरल रिलीफ बनते हैं, मगर कोई ऐसे रिलीफ्स जो कि वो ओमिट्स कर जाता है, भूल जाता है या फिर क्लेम नहीं करता है, ठीक है, तो फिर बाद में उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको स्यू करने से रोक दिया जाएगा जो इन्होंने क्लेम छोड़ दिया था। मगर ये कोर्ट से परमिशन लेकर कुछ क्लेम कर लेता है और कुछ क्लेम जो है वो कोर्ट की परमिशन से छोड़ता है, तो फिर वो बाद में हमारे पास फ्रेश सूट में भी आ सकता है। हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन है, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस रूल एंड ऑब्लिगेशन एंड अ कोलाटरल security for its performance and successive claims arising under the same obligation shall be deemed respectively to constitute but one cause of action। अब हमारे पास यहाँ तक ये एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई कोलाटरल सिक्योरिटी हो या फिर उसकी परफॉर्मेंस हो, ठीक है। कोलाटरल सिक्योरिटी मीन्स कोई हमारे पास कुछ प्लेंटिफ्स, कुछ लोग ज़्यादा मिलकर कोई सिक्योरिटी रखते हैं, ठीक है, तो फिर वो क्या होगी, उसकी कोलाटरल सिक्योरिटी हो गई, मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा हो गई। आ रही बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद हम चले जाते हैं, एक हमारे पास इलस्ट्रेशन है जहाँ पर इलस्ट्रेशन में ये है कि हमारे पास कोई ए है जो कि बी को अपना घर रेंट पे दे देते हैं, ठीक है, ये बी का घर है, हमारे पास ए का घर है। ए जो है बी को घर दे रहे हैं कौन कौन से साल के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल साल हमारे पास 2010, 2011 और 2012 के लिए, ठीक है। और इन्होंने रेंट कितने पर ईयर के लिए दिया, इन्होंने पर ईयर 10,000 के लिए दिया, ठीक है, 10,000 के लिए। अब बी जो है वो पैसे नहीं दे रहा है इसका रेंट, तो ए क्या कर रहा है, ए कोर्ट में आ रहा है, ठीक है, ए कोर्ट में आ रहा है और उसके हमारे पास जो रिलीफ्स है उसका जो उनको क्लेम करना है, ठीक है, वो कौन कौन से साल है, 2010, 2011, 2012। अब ये हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास है 2010 और 2012 का क्लेम कर लेता है, ठीक है, कोर्ट में कि हम मुझे ये रेंट मुझे वापस दी जाए, ठीक है, और कोर्ट उसको 2010 और 2012 की रेंट वापस कर देता है। और उसके बाद ये चाहता है कि मेरा जो है 2011 भी रहता है,
कोर्ट फिर से 2011 के लिए आता है कोर्ट में, तो फिर कोर्ट क्या करेगी इसको? नहीं। अगर आपके पैसे रहते थे, आपकी रेंट रहती थी, तो आपने जो पहले सूट फाइल किया था उसी के अंदर ही आपने क्लेम करना था। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके आगे हम चलते हैं। हमारे पास रूल नंबर है 3। रूल नंबर 3 है जॉइंडर ऑफ काउजेज ऑफ एक्शन। जॉइंडर आपने समझ लेना है कि जॉइंडर है क्या। जॉइंडर मीन्स मिला लेना, एग्रीगेट करना, कंसोलिडेट करना। ये बात आपको मीनिंग तो आपको ज़रूरी आनी चाहिए और आपके पास बेयर एक्ट लाजमी होना चाहिए। जब तक आपके पास बेयर एक्ट नहीं होगा आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। हमारे पास एक अल्फाज है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। एक अल्फाज है हमारे पास सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। अब एक अल्फाज यहाँ पर ये है और एक अल्फाज हमारे पास होता है नॉट विथ, ये भी आपको आना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे पास इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स की अंदर आप पढ़ेंगे तो आपको इसकी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आएगी कि हमारे पास लेजिस्लेचर जो हैं उनकी असल इंटेंशन है क्या, हमारे पास रियल इंटेंशन क्या है उनका। अब हमारे पास है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। इसका मतलब है अगर कहीं और दे दिया गया है, ठीक है, अगर कहीं और दे दिया गया है तो ठीक है, हम अप्लाई नहीं हो रहे। अगर कहीं और नहीं दिया गया तो फिर हम अप्लाई अगर कहीं और पर प्रोवाइड नहीं किया गया तो फिर ये अप्लाई होगा। ये जिस रूल के अंदर ऐसा लिखा गया है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड मीन्स कहीं और नहीं दिया गया इस रूल से मुतालिक, इस रूल से अकॉर्डिंग, तो फिर यही रूल अप्लाई होगा। और नॉट विथ स्टैंडिंग अगर लिखा हो तो फिर ये समझा जाएगा कि कहीं और कुछ भी लिखा हो मगर आपने इसी को ही फॉलो करना है, ठीक है। मगर ऐसा नहीं है, यहाँ पर लिखा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, ठीक है। मीन्स अगर कहीं और दिया गया है या फिर कहीं और नहीं दिया गया तो फिर आप ऐसा ही करेंगे जैसा इस रूल में लिखा है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अ प्लेंटिफ मे यूनाइट इन सेम सूट सेवरल काजेस ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट। अगर कहीं पर नहीं बताया गया तो फिर इसी रूल के अंदर एक हमारे पास प्लेंटिफ मुख्तलिफ काज ऑफ एक्शन और एक ही डिफेंडेंट के अगेंस्ट में लेकर आ सकता है। और द सेम डिफेंडेंट्स जॉइंटली, ठीक है, एंड मीन्स या फिर सेम जो डिफेंडेंट है वो जॉइंटली में, या डिफेंडेंट मीन्स ज़्यादा हो तो जॉइंटली में, and any plaintiff having causes of action in which they are jointly interested against the same defendant or the same defendants jointly may unite such causes of action in the same suit। या फिर वो प्लेंटिफ जो हो वो जो सेम डिफेंडेंट्स हैं दो या दो से ज़्यादा है तो उसके अगेंस्ट में हमारे पास काज ऑफ एक्शन लेकर आ सकता है। और हमारे पास है जहाँ पर काज ऑफ एक्शन एक ही हो, जहाँ पर डिफेंडेंट ज़्यादा हो और उन डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट बनता है तो फिर वो डिफेंडेंट भी हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास रूल नंबर 2 है वेयर काजेस ऑफ एक्शन आर ओमिटेड द जुरिस्डिक्शन यूनाइटेड आर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट एज रिगार्ड्स द सूट शैल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट सब्जेक्ट मैटर्स एट द डेट ऑफ इंस्टीट्यूटिंग द सूट। मगर ये बात जहन में रखनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जिस कोर्ट के अंदर आ रहे हैं उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वो है हमारे पास 50,000। कितनी जुरिस्डिक्शन है हमारे पास? 50,000।
मगर आपके सेवरल काज ऑफ एक्शन है प्लेंटिफ के, ठीक है। एक प्लेंटिफ का काज ऑफ एक्शन है 10,000, एक 30,000 है और दूसरा हमारे पास 10,000 है। तो सबको ये मिलाकर हमारे पास इसकी एग्रीगेट मीन्स जो इसकी एग्रीगेट जुरिस्डिक्शन बनती है टोटल, वो बनती है 50,000 की। अगर इससे हमारे पास एक्सीड कर जाता है तो फिर इस कोड की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, या फिर इस कोड की जुरिस्डिक्शन बनती है 50,000 से, हमारे पास क्या है 50,000 से ज़्यादा बनती है। और आपकी जो काज ऑफ एक्शन है वो आपके हैं एक काज ऑफ एक्शन 10,000, दूसरा भी 10,000 और हमारे पास तीसरा 20,000। तो टोटल मिलके हमारे पास कितना बनता है 40,000। तो 40,000 कोड की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। मेरे से जो भी काज ऑफ एक्शन है वो सबको एग्रीगेट कर दे और उसके बाद उसको एग्रीगेट करने के बाद फिर आप उसकी वैल्यू डिटरमाइन करें कि इस कोड की हमारे पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम रूल नंबर 4 डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है?